हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबोध क्लासेज पे। दोस्तों, हम लोग कक्षा 7 की बुक पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि हमें आपको जो है कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की जो एनसीईआरटी आती है उसकी पूरी की पूरी साइंस की बुक्स जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। अब ये बुक्स और ये आपके काम क्या आएगी? देखो, दो काम ये आपके आ सकती है। एक तो किसी भी एग्जाम की नींव होती है एनसीईआरटी। क्या होती है? नींव। और एक काम ये आएगी कि अगर आप लोगों ने बीएड कर रखी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप किसी स्कूल के छठी सातवीं आठवीं नवीं 10वीं के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इन कक्षाओं को देख के आसानी से जो है विज्ञान विज्ञान जैसी सब्जेक्ट जो है वो आप पढ़ा सकते हो। आपको मुझे पता है कि आप में से कई लोग, और आप में मैं भी शामिल हूँ, मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री से बहुत डर लगता था। बायोलॉजी से कम। अब बायोलॉजी को भी हम लोग क्या सोचते हैं? रटने का विषय। लेकिन बायोलॉजी भी रटने का विषय नहीं है। यानी कि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में एक समृद्ध विषय वस्तु होती है। इस विषय वस्तु को नींव से एक पूरी बिल्डिंग तक या फिर यानी पूरे ढांचे तक पढ़ना जरूरी होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं जंतुओं और पादपों में पोषण, जो कि कक्षा 7वीं का 7वां चैप्टर है। तो 7 और 7 ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जंतुओं में परिवहन, पादपों में परिवहन। चलिए पढ़ते हैं। ज़्यादा आज बातचीत नहीं करेंगे, आज कक्षा लेट भी हो गई है क्योंकि हम लोग चले गए थे खाटू श्याम जी। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता होती है? भोजन यानी फूड की, जल यानी वाटर की, और ऑक्सीजन। इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। और इन्हें उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। यानी कि जो भोजन है, जल है और ऑक्सीजन है, अपने शरीर तक पहुंचेगा कैसे? उसके लिए आपके शरीर में सुविधा या सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे आपके घर में आपके जो नीचे होद होता है या टंकी होती है पानी की टंकी, जो नीचे वाली जो अंडरग्राउंड होती है ना, होद या टंकी बोलते हैं ना, टैंक। उस टैंक में से आपको आपकी ऊपर वाली टंकी में पानी चढ़ाना है और उससे आपके जो है नीचे वापस नल, हर एक नल में लाना है। तो उसके लिए एक पूरा सिस्टम काम में करता है। आपने पहले मोटर चलाया, मोटर से कहाँ गया? ऊपर पानी। और पानी फिर बाद में कहाँ से कहाँ जाएगा प्यारे मित्रों? आपके प्रत्येक कमरे के प्रत्येक नल में। और यही होता है ठीक हमारे शरीर में। और ऐसा ही एक पंप हमारे शरीर में पाया जाता है जिसको हम लोग टुल्लू पंप कहते हैं। अब आप कहोगे कि टुल्लू पंप होता क्या है? हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, आपका दिल, जिसमें आपकी जो भी प्रेमिकाएं हैं, प्रेमी हैं, वो रहते हैं, उसके साथ साथ आपके इस टुल्लू पंप में इतना बड़ा मैकेनिज्म रहता है, उसको आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे, बिल्कुल तोड़ेंगे और पेपर को फाड़ देना है, पेपर को पढ़ लेना है पूरी तरह से। और इस में से सवाल आना फिक्स रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 प्रश्न इसमें से हमेशा आते हैं। 2 प्रश्न। कितने? तो 2 प्रश्न हमेशा इनमें से हर एक एग्जाम में आते हैं। पूरी की पूरी एनिमल और प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लेना। मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के प्रश्न आते होंगे ना जिस एग्जाम में, वहाँ इन टॉपिक्स से बाहर कोई प्रश्न जाता ही नहीं है। ये आपके शरीर की और पादपों की, आपके आसपास के चीज़ों के बारे में बात है। और बायोलॉजी ऐसी एक सब्जेक्ट होती है जो कि आपके शरीर के बारे में और आपके सभी चीज़ों के बारे में जो है वो पढ़ाती है। ठीक है। जंतुओं को उन अंगों के में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से इन्हें बाहर निकाला जा सके। आपको पता है, आपके शरीर में आप लोगों ने जो चीजें ले ली है उसके साथ अपशिष्ट पदार्थ भी चले जाते हैं। जो चीजें जो जो आपके काम की नहीं होती, आपके शरीर में काम की नहीं होती है, क्योंकि आपके शरीर में जो काम की होती है ना, उसको तो आपका शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको किस में रूपांतरित कर देता है? एटीपी में। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने पढ़ा है। तो एटीपी में रूपांतरित होने के बाद जो चीजें बचेगी वो चीजों को बाहर तो निकालना होगा, क्योंकि कल भी आपको भोजन करना है। और भोजन को अगर बाहर नहीं निकालोगे तो वो भोजन यानी वो अपशिष्ट, जिसमें सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, जिसमें कोई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जिसमें कई प्रकार की चीजें हो सकती है, वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके शरीर की हर एक कार्य को समझना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव होता है? क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई देती है? भाई दिखाई तो नहीं देती लेकिन होती तो है।
आपको बाहर से नहीं दिखाई दे सकती है, लेकिन आपको पता तो है कि आपके शरीर में एक हृदय नाम की चीज है, हृदय है, आपके हार्ट है, आपके शरीर में एक पंप होता है जो कि, और एक जगह जगह आपके शरीर में जो है ब्लड तो होता ही है। अगर आपने ब्लड वेसल्स नहीं देखी तो ब्लड तो देखा ही होगा। कहीं भी आपके चोट लग जाती है, कहीं से कट जाता है, तो आपके शरीर से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। और ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? रुधिर बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। आप और मैं इसको खून भी बोलते हैं, है ना। ब्लड डोनेट करने जाते हैं तब क्या बोलते हैं? मैं तो खून देबा जा रहा। ठीक है, तो बात करते हैं रक्त वाहिनियाओं और जो हृदय है, या आपका जो हार्ट है, या जो आपका दिल है, उन दोनों को मिला के संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? परिसंचरण तंत्र कहेंगे। और इसी परिसंचरण तंत्र, जो कि आपके शरीर का परिसंचरण तंत्र है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों। ऐसा ही एक तंत्र आपके पादपों में भी होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं परिसंचरण तंत्र। और परिसंचरण तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो होता है रक्त। बिना रक्त के कुछ नहीं है। बिना रक्त के आपका हृदय कितना ही धड़क लो, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में रक्त है, आपके शरीर में अगर रक्त है, तो ही आपके शरीर का जो है कुछ न कुछ अवशेष जिंदा है। अगर आपके शरीर से रक्त खत्म, तो आप भी खत्म, और शमशान घाट पे आपको राम नाम सत्य करके ले जाया जाएगा। तो रक्त के बारे में हम लोग अपना पहला टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर क्या निकल करने लग जाता है? बाहर निकलने लग जाता है। लेकिन रक्त है क्या? अब रक्त की परिभाषा को अंडरलाइन करना कि रक्त वह तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचित भोजन को, यानी शुद्रांत से क्या करता है? पचित जो भोजन होता है, पचित भोजन किसको कहेंगे? जो अवशोषित होगा आपके छोटी आंत से, यानी शुद्रांत से, उससे शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। और फेफड़ों से क्या लेता है? ऑक्सीजन। और उसको भी कहां? रक्त ही जो है वो कोशिकाओं तक ले जाएगा। और आपको मैंने बताया कि आपके शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है। फिर कोशिकाओं से क्या बनता है? कोशिकाओं का समूह मिलके एक उत्तक बनता है, और उत्तकों का समूह मिला के एक अंग बनता है, और अंग 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 मिलके, आपके शरीर के कई अंग मिलके एक सिस्टम, एक तंत्र का निर्माण कर देते हैं। और कई तंत्र आपके शरीर में पाया जाता है, जैसे हम लोगों ने पाचन तंत्र पहले पढ़ा, कल 1-2 दिन पहले हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने श्वसन तंत्र पढ़ा था। और श्वसन तंत्र के बाद आज हम जो तंत्र पढ़ रहे हैं वो परिसंचरण तंत्र है। और ये सब परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, आपके श्वसन तंत्र, आपके पाचन तंत्र मिलके आपके बॉडी का निर्माण करते हैं। प्यारे मित्रों, रक्त शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। यानी रक्त के कार्य क्या क्या है? देखो, रक्त ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है। रक्त आपके शरीर से जो पचित जो भोज्य पदार्थ है, जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में ग्लूकोज के रूप में हम लोगों ने काटा, कार्बोहाइड्रेट को काटा, तो उन जो पदार्थ है, उन पदार्थों को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ ये किसका ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है? जो अपशिष्ट पदार्थ है आपके शरीर में, जो काम के नहीं है, जैसे CO2 हो गया, वो आपके शरीर का कोई काम का नहीं भाग है, तो उसको कहाँ लेके जाएगा? उसको फेफड़ों में लेके जाएगा, और फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये लेके किस प्रकार से जाता है? रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। यानी कि रक्त में क्या पाई जाती है? प्लाज्मा पाई जाती है, जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। यानी प्लाज्मा में भी कोशिकाएं रहती है, अभी बताएंगे हम लोग। और ये परिसंचरण तंत्र का आप लोग चित्र भी देख लो, अभी इसको समझाने का टाइम नहीं है, लेकिन ये एक समझ लो कि ये हृदय है, जो कि 4 कोष्ठों का बना होता है। 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, एक तो दायां होता है, एक तो बायां होता है। नीले भी बायां और दायां 2 प्रकार के होते हैं, और आलिंद भी बायां और दायां 2 प्रकार के होते हैं। एक तरफ अशुद्ध रक्त होता है, जिसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड रक्त कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो। एक को हम लोग कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसे ऑक्सीजनित रक्त कहते हैं। आपके शरीर में शिराएं होती है, आपके शरीर में धमनियां होती है, इनका काम क्या होता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता के सस्पेंस को खत्म नहीं करता। पिक्चर में होता क्या है? जब पिक्चर में सबसे पहले कहानी अगर हमें कोई बता देता है तो हम क्या बोलते हैं? तू रेबा दे यार, मैं देख लूला, ये कहते हैं ना। क्योंकि स्टोरी बताने के बाद जो सस्पेंस होता है वो खत्म,
मैंने मेरे दोस्त को बताया कि मिर्जापुर के आखिरी 10वें एपिसोड में ये काम होने वाला है। उसने मुझे क्या बद्दी बद्दी बातें सुनाई कि जिसकी हद नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले नहीं बताना चाहता, इसलिए मैं किसी को भी पहले बात नहीं बताता हूँ। बात करते हैं रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम लोग आरबीसी कहते हैं, और लाल रक्त कणिकाएं भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि हीमोग्लोबिन क्या है? आपके शरीर का रक्त वर्णक है, यानी आपके शरीर का एक पिगमेंट है, और इस पिगमेंट को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को एच और बी, छोटे बी से इससे दर्शाते हैं। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर के सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का लाल रंग है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग जो है वो क्या होता है? लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। और ये क्या करती है? ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। समझ रहे हो? आगे बात करते हैं। बूझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई है। कटे हुए स्थान से रक्त बह रहा है। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया है। कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है। यह देखकर बूझो परेशान हो गया। अब इसकी परेशानी का कारण क्या? कि यार मेरे यहाँ पे शरीर में ब्लड है 6-7 लीटर, 5 लीटर जितना भी है अपने शरीर में, उससे कट लग गया तो ये पूरा बाहर क्यों नहीं निकला है? इसका कारण क्या है? तो रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। लेकिन जब आप लोग गहराई में पढ़ोगे तब आप बताओगे कि ये जो रक्त का थक्का बन रहा है ये एक हिपेरिन नामक वर्णक के कारण, आपके शरीर में जो हिपेरिन पाया जाता है जिन्हें रक्त स्कंदक बोलते हैं, उसके कारण हो रहा है। और उसके साथ साथ इसमें अपने शरीर में फाइब्रिनोजन, आपके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हम लोग गहराई से पढ़ेंगे। मैंने अभी भी आपको बताया कि मैं पहले बातें नहीं बताता हूँ, नहीं तो फिर सुनने को मिलता है। रक्तवाहिनियां। अब ये रक्तवाहिनियां क्या होती है? आपने क्या देखा कि रक्त जो होता है उस रक्त में क्या क्या होगा? एक तो रक्त में ये इसने बोला कि आरबीसी होती है प्यारे मित्रों। एक इन्होंने बोला कि डब्ल्यूबीसी होते हैं जिन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। एक इन्होंने बोला कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। एक इसने बोला कि इसमें क्या होते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। समझ रहे हो? जिन्हें पट्टिकाणु भी इन्होंने बोला। तो ये सब चीजें आपकी किस में होती है? आपके रक्त में होती है। कुछ मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी डॉक्टर जैसी है क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैंने शुरू में बताया, लेकिन नहीं बन पाया। ठीक है। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। यानी शरीर में जो है विभिन्न प्रकार की क्या होगी? रक्त वाहिनियां होगी जो रक्त को कहां से? शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जिस प्रकार से आपके घर में जो है वो क्या होते हैं? नलकियां होती है, छोटी छोटी क्या होती है? नलकियां। और वही नलकियां आपके शरीर में भी होती है। और इन्हीं नलकियों से मुझे लगता है कि ये जो ओरिजिनल लोकल वाली जो आर्टिफिशियल नलकियां हैं उनका भी इंतजाम हुआ होगा। अंतःश्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों को भर देता है। यानी जब हम अंतःश्वसन, मैंने बताया था अंतःश्वसन यानी क्या होगा? ऑक्सीजन को अंदर लेना। किससे? जो आपके वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, वायु को अंदर लेना यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना अंतःश्वसन। CO2 को बाहर निकालना उच्च श्वसन, मैंने कल बताया था आपको। और रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन जो है शरीर के अन्य भागों तक करता है। अब वो कैसे करता है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे।
साथ ही कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैंने बताया। और इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जिसा आपने अध्याय 6 में पढ़ा। इसीलिए बोलता हूं कि जीरो से हम लोग पढ़ते हैं ना, तब हर एक चीज समझ में आती है। जब आप ये चीजें पढ़ लोगे, जब 9वीं और 10वीं में, मुझे पता है अभी आप 7वीं कक्षा में इतनी दिक्कतें आपको नहीं आती है ये किताब पढ़ने से, लेकिन कोई किताब पढ़ता नहीं है। लेकिन जब आप लोग 9वीं 10वीं किताबें पढ़ते हो, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो, तो ये चीजें फिर आपको समझ में नहीं आती। अरे यार, सीरा क्या होती है, अरे धमनी क्या होती है, अरे कार्बन डाइऑक्साइड आती कैसे है बाहर। तो ये सब पढ़ने के लिए इन किताबों को पढ़ना पड़ता है। अगर मेरी बात आपको वाजिब लग रही हो तो अभी जाके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि मैं घंटी बजाता हूं तब भी आपके फोन में घंटी बजती है। यानी मैं इधर से वीडियो डालूं और आपके फोन में घंटी बजना स्टार्ट हो जाए। उसके साथ एक और बात, इस वीडियो को लाइक भी करना। लाइक करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस आता है, इससे पैसे नहीं मिलते हैं, समझ रहे हो। आप 2 मिनट भी चला के भी छोड़ देते हो ना, तो पैसे तो मुझे मिलते हैं। लेकिन आप लाइक करते हो उसके कोई पैसे नहीं मिलता है, कमेंट करते हो उसका पैसा नहीं मिलता है। इसलिए वो दोनों तो करो आप, वो दोनों करो, उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। जिसके पैसे मिल रहे हैं वो मत करो आप बोले, लेकिन पैसे जिसके मिल रहे हैं उसको तो करो। नहीं, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है। कौन कौन सी रक्त वाहिनियां पाई जाती है? एक धमनी होती है, एक शिरा होती है। कौन कौन सी? एक धमनी होती है, एक शिरा होती है। धमनियां जो है, अब देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। धमनियां हृदय से ऑक्सी समृद्ध रक्त, यहां पे अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त वाली 1% भी बात नहीं है। प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन में पढ़ते थे। बचपन में आपके टीचर आपको बोलते थे कि धमनियाँ क्या करती है, धमनियाँ शुद्ध रक्त को लेके जाती है। सिराएं क्या करती है, सिराएं आपके अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। लेकिन यहां क्या बोला इसने कि हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस ब्लड को जो है शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन? धमनियां। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनी की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है। तो धमनी के बारे में क्या ध्यान रखना है कि धमनी है ना, धमनी, ये धमनी जो है ये आपके पड़ोसन नहीं है, ये धमनी आपके शरीर में पाई जाती है। धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाती है, आपके पैर तक भी। आपके पैर में हर एक जो है, आपके जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं होती है, आपके अंगुली में, मान लो आपके माथे में, जहां जहां आपको ब्लड की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति आपके धमनी करती है। लेकिन धमनी तेजी से ब्लड को तेजी से लेके जाती है, आपके ब्लड में पंपिंग का कार्य करता है। आपके शरीर में पंपिंग का कार्य एक मोटर कर रही है, टुल्लू पंप, हृदय, और ये हृदय तेजी से भेजता है। इसीलिए जो हृदय, ये धमनियां होती है ना, धमनियां, ये इसकी दीवारें और इसकी भीत ये मोटी होती है। प्यारे मित्रों, आगे बात करते हैं। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है और ये क्रियाकलाप इंपॉर्टेंट है। क्रियाकलाप क्या होता है? प्रयोग। आपने आपकी जिंदगी में प्रयोग नहीं किए होंगे, मैं मेरी जिंदगी में रोज प्रयोग करता हूं। किस में करता हूं पता है क्या? सब्जी में करता हूं, और मुझे गालियां भी पड़ती है। ठीक है। अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपने बाई यानी वाम, बाया को क्या बोलते हैं? वाम। दाहिने को क्या बोलते हैं? दक्षिण। ठीक है। वाम और दाएं अंगुली की बाई वाम कलाई के भीतर भाग पर रखिए। यानी कि जो आपके दाहिने हाथ की तर्जनी है, जैसे दायां जो हाथ है जिसे आप लोग लिख रहे हो, उससे उससे क्या करना है? आपके जो बाएं हाथ है उसकी कलाई के यहाँ आपको क्या रखना है? हाथ रखना है। क्या आपको कोई स्पंदन, गति, धक धक महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होता है? यह नाड़ी स्पंदन यानी नब्ज कहलाता है। अरे भाई, आपने किसी न किसी ऐसे डॉक्टर के पास आप गए होंगे जो आजकल तो स्टेथोस्कोप आ गया, पहले क्या कहते थे वैद्य जी? वो नब्ज ही टटोलते थे। और इसीलिए अपने बुजुर्ग, अभी मेरी दादी को मैं दिखाने जाता हूं तो मेरी दादी क्या बोलती है पता है?
उसने तो मुझे हाथ लगा के नहीं देखा, उसको क्या बीमारी का पता चलेगा। तो ये एक पुरानी धार्मिक एक परंपरा मान लो, परंपरा नहीं, ये वैज्ञानिकता साइंटिफिक है। आज भी डॉक्टर नब्ज टटोल के देखता है कि व्यक्ति जिंदा है कि ऊपर चला गया, वो स्वर्ग में चला गया या नरक में चला गया ये पता नहीं चलता है, लेकिन यह पता चल जाता है कि वो कहीं ना कहीं तो चला गया है या फिर यही मौजूद है। यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। आपने कितनी नाड़ी स्पंदन गिने? अब गिनने का किसी के पास टाइम नहीं हो ना, तो मैं बता देता हूं। प्रति मिनट जो है स्पंदनों की संख्या, यानी धक धक करने की संख्या। अरे स्पंदन किसको बोला मैंने? धक धक करने को। और धक धक करने की संख्या को जो है स्पंदन दर कहते हैं। और विश्राम की अवस्था में, किसी विश्राम मतलब कि जहां आराम से बैठे हो आप लोग, ये ले रहे हो है ना, मजे ले रहे हो क्लास देखने के, उस टाइम की बात कर रहा हूं। उस टाइम आपके जो है किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर जो है सामान्यतः 72 से 80% होती है। कितने प्रतिशत? 72 से 80% होती है। अपने शरीर में जो है अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकें। वो आपके हृदय में भी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। वे रक्तवाहिनियां इंपॉर्टेंट है। रक्तवाहिनियां दोनों ही होती है, धमनी को भी रक्तवाहिनी कहेंगे, सिरा को भी कहेंगे। यानी रक्तवाहिनी दो प्रकार की होती है। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? धमनी। धमनी के बारे में पढ़ा जो शुद्ध शुद्ध रक्त नहीं, ऑक्सीजनित रक्त को लेके जा रही थी प्रत्येक अंग तक। अब मैं सिरा के बारे में बता रहा हूं और ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। वे रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले आती है, उन्हें सिराएं कहती है। समझ गए? वे रक्तवाहिनियां जो किसको, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध, न कि अशुद्ध रक्त। ये जो आप बोलते हो ना अशुद्ध रक्त, सर अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त क्या होता है? रक्त तो रक्त होता है, ठीक है, लेकिन जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध, यानी कि उसमें हो सकता है कि ऑक्सीजन थोड़ी बहुत हो, उसमें और भी चीज हो सकती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वहां पे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है ये चीज। सिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत क्या होती है? पतली होती है, ठीक है, क्योंकि वहां से कोई उसको टुल्लू पंप के द्वारा पंपिंग नहीं की जाती है। समझ रहे हो? यानी जो कोशिका के अंग है वहां से कोई पंपिंग उसको मिलती नहीं है, लेकिन वो जिस प्रवाह से वो आता है उस प्रवाह से वो वापस चला जाता है, लेकिन उसकी जो है पतली होती है, वो जो पतली होती है, ठीक है। सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। सिराओं में कोई किसी प्रकार का टुल्लू पंप नहीं है। आप बोलोगे सर कि टुल्लू पंप तो है ही नहीं वहां पे, हृदय तो है ही नहीं। तो हृदय नहीं है ना प्यारे मित्रों, तो उसकी जगह वहां पे वाल लगा दिए। भाई भगवान ने कुछ ना कुछ तो कलाकारी की है, ठीक है, जो रक्त को केवल क्या, हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। रक्त को केवल और केवल हृदय की ओर प्रवाहित करते हैं। ये डायग्राम देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है हर एक एग्जाम में। ये डायग्राम जो है अगर आप लोगों को याद है तो उससे पता चल जाता है। ये आपका हृदय है, हृदय से ये धमनी निकली हुई है, तो इधर कौन सा रक्त जाएगा? O2 जनित, O2 जा रही है रक्त में, और ये कहां तक जाएगी? आपकी कोशिकाओं तक। और कोशिकाओं से कौन जा रही है? यहाँ पे CO2 जा रही है। और इसको तो क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी, ये ऊपर की ओर, फुफ्फुस सिरा नीचे की ओर। फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी, ये आपके फेफड़े हो गए। यानी कि फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा दो प्रकार की चीजें हैं। जो फुफ्फुस से हृदय तक जुड़ी हुई है धमनी, उससे तो फुफ्फुस धमनी। और जो फुफ्फुस यानी फेफड़े, फेफड़े से जो आपके हृदय तक जुड़ी हुई है, जिसे फुफ्फुस सिरा कहेंगे। और आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है? उत्तकों में पूछकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। अब केशिकाएं किन्हें कहते हैं वो समझ में आ रहा है ना आपको? केशिकाएं क्या होती है, धमनी क्या होती है, सिरा क्या होती है, फुफ्फुस सिरा क्या होती है, फुफ्फुस धमनी क्या होती है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है प्यारे मित्रों, आगे बात करते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर सिराओं को बनाती है, और जो हृदय केशिकाएं, छोटी छोटी केशिकाएं जो है वो मिलकर किसको बनाएंगी? सिराओं को। यानी धमनी से तो जो विभाजन हुआ वो किसकी तरफ हुआ? सिराओं का, केशिकाओं का।
और केशिकाएं वापस से मिलेगी और एक वापस से बड़ी नली बना देगी। उस बड़ी नलकी को क्या बोलेंगे हम लोग? सिरा बोलेंगे, जो कि रक्त को कहां तक लेके जाएगी? हृदय तक। समझ रहे हो? रक्तदान, देखो रक्तदान करना चाहिए आप सभी। मेरे कहने पे अगर आप 18 से ऊपर के हो तो आप सभी को रक्तदान करना चाहिए। सबसे पहले आप लोग जाओ किसी हॉस्पिटल में और जाके उनको बोलो कि मेरा जो है ब्लड ग्रुप पता करो। क्या करो? मुझे ब्लड ग्रुप पता करना है प्यारे मित्रों। जैसे आप लोग ब्लड ग्रुप पता करोगे ना, अभी मैं ब्लड के बारे में और जानकारी हो सकता है इसमें हो, मैंने भी इस चैप्टर को अभी तक उस लेवल तक, मतलब इसमें क्या है कि ये चैप्टर मुझे पूरा याद है। ऐसे चैप्टर, ये 6 से 12 तक के चैप्टर मुझे पूरे याद रहते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप इसलिए चेक करना, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप ए है कि बी, ए बी है, बी है या फिर ओ है। तो अगर ये चीज़ आपको पता चल जाती है ना, तो आपके परिवार में किसी को भी किसी प्रकार के ब्लड की अगर अत्यंत आवश्यकता है तो आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हो। साथ में आपको, अगर आपका ए बी होगा तो वो लेंगे नहीं, ए बी नेगेटिव अगर आपका होगा ना, ए बी नेगेटिव, वो आपका ब्लड ग्रुप नहीं लेंगे। ए बी पॉजिटिव होगा वो ले लेंगे। मेरा ए बी नेगेटिव है, वो नहीं लेते हैं। वो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ऐसी, अभी मैंने भी एक जान बचा के आया हूं मैं भी, तो ब्लड इसलिए जरूरी है। अभी ए बी नेगेटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप होना दोस्तों, बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, बहुत रेयर, पाया नहीं जाता है किसी मर किसी में। इसलिए बोल रहा हूं कि ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड जो है वो डोनेट करना चाहिए, ठीक है। और उससे आपके शरीर में जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत पॉजिटिव चीजें होती हैं। हृदय, हृदय के बारे में बात कर रहा हूं। हृदय वह अंग है, देखो हो सकता है कि मेरी जो बोली हुई चीज है, जैसे मैं हृदय को हृदय हृदय बोलते हैं इसको वैसे तो, लेकिन हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन जो है वो थोड़ा सा ऐसा ही हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें मेरी जीभ से जो है वो शुद्ध उस टाइप से नहीं बोली जाती है, किसी किसी की लैंग्वेज वैसी होती है। तो आप मेरी चीज को समझना। हृदय जो होता है, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय यानी हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, यानी जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी अंगुलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप लगभग आपकी मुट्ठी भर के बराबर होता है, ठीक है। जरा सोचिए कि यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय यानी हृदय 4 कक्षों में बांटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं, निचले 2 कक्ष का क्या कहलाते हैं? नीले। मैं पानी पी लेता हूं, आप सभी का भी स्वागत है पानी के लिए। चाय तो मैं नहीं पिला सकता आपको, लेकिन पानी तो मैं पिला ही देता हूं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ऊपरी 2 कक्ष क्या कहलाते हैं? आलिंद। और निचले 2 कक्ष क्या कहलाएंगे? नीले। कक्षों के बीच का विभाजन कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देती है। परिसंचरण तंत्र की कार्य विधि को समझने के लिए हृदय के दाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसंचरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दर्शाई गई है। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। यह है महाधमनी। क्या है?
महाधमनी, और ये क्या है, महाशिरा। ये देखो, ये दाया आलिंद है, ये बाया आलिंद है, दाया और बाया। ये दाया नीले है और ये बाया नीले है, और इनके बीच में क्या लगी हुई है, ये देखो दीवार, ताकि आपस में मिले नहीं, समझ रहे हो। ये है फुफ्फुस धमनी, जहां से रक्त जो है फुफ्फुस तक जाता है और इधर से आता है, समझ रहे हो। अब हम लोग ये देखो, यहाँ और चित्र में और भी चीजें समझने योग्य है। ये देखो, ये दो प्रकार की आपकी धमनी और सिरा, ये धमनी है और ये सिरा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। हृदय स्पंदन। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहलाता है। जो आपके फोन में नंबर से होते हैं ना, हार्ट बीट, वो हार्ट बीट नहीं है। जहां लयबद्ध संकुचन यानी कि सिकुड़ना, संकुचन जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, बार बार सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़, और विश्रांति जिसमें आराम मिलता है, उसे क्या कहते हैं, हार्ट बीट। समझ रहे हो। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता है। यदि आप अपने वक्स को बाईं तरफ ले जाएं, वक्स की बाईं तरफ हाथ रखें, तो अपने हृदय स्पंदनों को महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करता है। अब चिकित्सक जो स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करता है। स्टेथोस्कोप के एक सिरे का पर एक चेस्ट पीस लगा रहता है, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो ईयर पीस लगे होते हैं, जिनके द्वारा वो कानों में लगाता है, आपके ईयरफोन जैसा होता है ना, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस से जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदन की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। अब आप में से कई लोग मुझे इसका उच्चारण करके भेजना है ना। आप लोग जो है क्या करोगे, इसका उच्चारण क्या हृदय सही होता है या हृदय सही होता है। मेरे हिसाब से तो हृदय सही होता है। मैंने बहुत सारों के मुँह से हृदय ही सुना है, लेकिन मैं क्या है कि बचपन से हृदय 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 या हृदय या फिर ऐसे ही हर्ट, तो मैं इसकी जगह हर्ट ही बोलूंगा अब, है ना, ताकि उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं हो। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसको पढ़ने की कतई ही जरूरत आपको होगी, है ना, मतलब बिल्कुल जरूरत होगी। 6 से 7 सेंटीमीटर व्यास की कोई कीप लेनी है। कीप जानते हो, जिसके द्वारा तेल अथवा पानी को जो है डाला जाता है। कीप के स्तंभ पर रबड़ की एक नली 50 सेंटीमीटर लंबी को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तानकर लगाइए और रबड़ बैंड की सहायता से कस दीजिए। अब रबड़ की नली से मुक्त सिरे को अपने कान के पास रखिए। ये देखो यहाँ पे रखा हुआ, इस प्रकार से लगाना है। कीप के मुख को अपने वक्स पर हृदय के निकट रखिए। अब सावधानी से ध्वनि सुनने का प्रयास करिए। क्या आपको नियमित स्पंदन ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि हृदय स्पंदन की है। आपको हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर को ज्ञात करिए। अपनी तथा मित्रों की विश्राम अवस्था में 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंदन दर रिकॉर्ड करनी है। ये सब आप लोग कर लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। चलिए, क्या स्पंज और हाइड्रा में भी रक्त होता है। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह
अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल आवश्यकता नहीं होती है। अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट की निकासी कैसे होते हैं उसके बारे में, यानी उत्सर्जन हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और डीपली नॉलेज देना चाहूँगा कि जो रक्त परिसंचरण है उसकी खोज जो है वो विलियम हार्वे, किसने, विलियम हार्वे ने की थी। और विलियम हार्वे ने कब की थी, 1578 से 1657 के बीच में। इनका जो है पूरा का पूरा जीवनी रही है। नामक एक चिकित्सक ने की थी, किसने, विलियम हार्वे नामक एक चिकित्सक ने की थी जो अंग्रेज था। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास किया गया। उन्हें परिसंचारी कहा जाता था, जिसके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचारों की जीव विज्ञान तथ्य के रूप में मान्यता मिल भी गई। भाई शुरू में अगर हम लोग कुछ करते हैं ना तो उसके बारे में बहुत उपवास होता है, लेकिन उस जब हम लोग जो है उस प्रकार से करते हैं, जब हम लोग जो चीज़ों को करते हैं तो फिर उसके बाद पता चलता है हम लोगों को, जब हम लोगों को पता चलता है चलो, तो क्या होता है कि जब हम लोग शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, तो शुरुआत करने के बाद हम लोगों को जब पता चलता है कि ये वास्तव में सच बात है कि हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं, पहले हमारा बहुत उपहास होता है, लेकिन हम लोग किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे परिवार वाले या फिर हमारे जो आसपास वाले हैं वो हमारे हितैषी बन जाते हैं। ऐसा मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। जंतुओं में उत्सर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च श्वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी ध्यान में रखिए कि अपपाचित भोजन बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर में से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब यह मालूम करते हैं कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये आखिर ये अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीव द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का क्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। ये किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था आवश्यक है। यह व्यवस्था वक या गुर्दों या किडनी में उपस्थित होती है। कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। कोशिकाओं द्वारा क्या कराई जाती है, उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वकों में, यानी दो किडनी होती है आपके शरीर में, ठीक है, यानी एक जोड़ी, तो उनमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं और वक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय से में जाता है। और मूत्र वाहिनियां कैसे होती है, नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता है। मूत्राशय में क्या संचित होता है, मूत्र, यानी कि मूत्र त्यागने का यंत्र नहीं है, ठीक है। मूत्राशय में एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये देखो, ये आपके दो किडनी हैं, दोनों तरफ किडनियां हैं और यहाँ ये जो है मूत्र वाहिनियां होती है। फिर ये दोनों मूत्र वाहिनियों से जो मूत्र है वो कहाँ आ गया, मूत्राशय में आ गया। और मूत्राशय के द्वारा, मूत्राशयों के बाद में ये मूत्र मार्ग के और मूत्र रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है मूत्र, ठीक है। दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वक, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहलाते हैं। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट लाइन कि कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र त्याग करता है और मूत्र में 95% जल और 2.5% क्या होता है, यूरिया, और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना या स्वेद आता है। स्वेद में जो है वो जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्राय पसीने के कारण कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन धब्बों में जहां अधिक पसीना आता है। उन कपड़ों में क्या ज़्यादा बड़े धब्बे दिखाई देंगे जहां पे जो है अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण होते हैं। क्या संवेदन या पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन है? हम सभी जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो उस घड़े में शेष बचा पानी क्या होता है? ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए सहायता करता है। तो पसीना आपके शरीर में आता है तो कोई गलत बात नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वक्त काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो जाता है। वक्त के असक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति को की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम होती है। तथापि यदि कृत्रिम वक्र द्वारा किडनी द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उनमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा लिया जाता है तो उनके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त को छानने की प्रक्रिया अपवहन या डायलाइसिस कहलाते हैं। आपके परिवार में भी आपने देखा होगा कई बार जिनके किडनी खराब हो जाती है उनको हम लोग क्या डायलाइसिस के लिए लेके जाते हैं। डायलाइसिस के द्वारा वो एक कृत्रिम प्रकार की किडनी होती है जो कि आपके मूत्र को जो है छानती है, मतलब जो मूत्र को बाहर निकालती है छान के, यानी अपशिष्टों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है रक्त में से, वो डायलाइसिस। तो वो आपको बार बार जाके करवानी पड़ती है। ठीक है। जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछलियां जैसे जंतु जलीय जंतु कोशिकाओं की अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अब देखना, जो जलीय जंतु होते हैं वो अमोनिया, और हम लोग यूरियोटेलिक है, यानी इनको क्या बोलते हैं? अमोनोटेलिक। और अमोनोटेलिक जो होते हैं ना वो अमोनिया के रूप में, और जो यूरोटेलिक होते हैं वो यूरिक अम्ल के, ठीक है, यूरिक अम्ल के रूप में जो है उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं जो सीधे ही जल में घुल जाते हैं। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन अर्धघन यानी सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, यानी कि आधे जो है सेमी सॉलिड अर्धघन प्रकार पदार्थ के रूप में करते हैं। कौन कौन? छिपकली हो गया, पक्षी हो गए, है ना, सर्प हो गए, ठीक है, जो मुख्यतः श्वेत रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित यूरिया, ठीक है, मानव द्वारा अपन ये यूरिक एसिड तो जो है वो छिपकली, पक्षी यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं रेंग कर चलने वाले, वो आपके यूरिक एसिड निकालते हैं। जो जल में रहते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया निकालते हैं, और हम लोग यूरिया जो है वो उत्सर्जित करते हैं। पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों तक उपलब्ध कराता है। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। अध्याय 6 में आपने ये भी पढ़ा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निमुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध कराए जाएं। क्या आपको कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों पर तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बनाते हैं पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? अब जल और खनिज का परिवहन कैसे होता है? ये देखो, पादप मूलों द्वारा
जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। मूलों में मूलरोम होते हैं। वास्तव में मूलरोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों को जल के अंतःग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूलरोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल को संपर्क में रहते हैं जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन पाया जाता है? जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन उत्तक बनाती है। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। यानी कि जो जल के परिवहन करता है, जल और पोषक का जो परिवहन करता है उन्हें जाइलम कहते हैं। जाइलम एक प्रकार का संवहन उत्तक है, ध्यान रखना। जाइलम चैनलों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। यानी एक प्रकार का जाल बनाता है ये, जिस प्रकार से आपके ब्लड पूरे शरीर में होता है। इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। अब उसके बाद पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है और भोजन को पादप के सभी भागों तक ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन उत्तक द्वारा किया जाता है जिन्हें फ्लोएम कहते हैं। यानी फ्लोएम से तो क्या, भोजन को सभी भागों तक लेके जाया जाता है, और जल को अगर कौन लेके जाता है? दारू या जाइलम। ठीक है। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पदार्थों में इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पदार्थों में पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। अब देखो, ये जाइलम है, ये जल का परिवहन करेगा, और यहां पे जो है फ्लोएम भी है। ये आपके मूल रोम हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट हेयर। और रूट हेयर के द्वारा क्या, जल जो है सभी पदार्थों तक जाता है। ठीक है। अब क्रियाकलाप दिया हुआ है, हमें इस क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही व एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी उपयोग के लिए, उदाहरण के लिए बालसम व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। और ये प्रयोग हमने किया हुआ है। गिलास को 1/3 पानी से भरें, उनमें कुछ बूंदे लाल स्याही की डालें, एक कोमल शाकीय पौधों की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में जैसा कि चित्र में दिखाया गया वैसे रखें। अगले दिन इसका अवलोकन करें। अब अगले दिन क्या अवलोकन होगा? देखो, क्या शाकीय पौधों की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तो इसके अंदर लाल भाग का अवलोकन कीजिए। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस प्रक्रम के द्वारा जो है बहुत अधिक जल जो है वो निर्मुक्त होता है। ठीक है। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन के चूषण अभिकर्षण विकसित हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप स्ट्रो से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों के बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में सहायता करता है। तो आज के चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अधिकांश जंतुओं में शरीर से प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं और को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों में से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती है। मानव में रक्त धमनियां और शिराओं में प्रवाहित होता है। धमनियां और शिराओं में। ठीक है। उसके साथ तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, और क्या होती है? पट्टिकाणु होते हैं। रक्त का रंग जो है लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होता है। और किसी वयस्क व्यक्ति का जो हृदय जो है वो 1 मिनट में 70 से 80 बार, वैसे हम लोग बोलते हैं 72 बार धड़कता है। ठीक है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं कितनी बार धड़कता है, नहीं, आपको ये भी पूछ सकते हैं हृदय स्पंदन दर जो है वो कितनी होती है।
ठीक है। धमनियाँ हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है। सिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय तक लाती है। और शरीर में जो है अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम क्या उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन के दो मूत्रवाहिनियां, और एक क्या होती है, मूत्राशय होता है, और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है। लवण और यूरिया जल के साथ संवेद के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, यानी कि आपके पसीने में क्या होता है, लवण और यूरिया। मछली अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है। इसके साथ साथ जितने भी जलीय जीव होते हैं वो भी अमोनिया करते हैं, जो सीधे क्या जल में घुल जाते हैं। ठीक है। इसके साथ एक सूचना हमारे बीच में आ चुकी है, और सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और हम लोग जो है आज यूट्यूब के ऑफिशियल पार्टनर बन चुके हैं। हमारा जो है वो चैनल आज मोनेटाइज हो चुका है। मैं बहुत देर से इसका इंतजार कर रहा था कि मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ही ये बीच में हो जाए और मैं आपको सूचना दे दूं। और हम बहुत खुश है। आपका प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने जो हम पर विश्वास किया, प्यार जो दिखाया, वो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैडम तो बहुत खुश हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले 1 साल से बहुत इस पे वर्क किया है। और दोस्तों जितना हम मेहनत करते हैं, अगर हमें मेहनत का प्रतिफल मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं। इसलिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके उपलक्ष्य में अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, शुभ दिन।